हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका ज्योग्राफी का फुल सेशन बिल्कुल मैप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पर आपका ज्योग्राफी बिल्कुल मैप के माध्यम से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार तक पढ़ लिए हैं। इस समय हम लोग नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में स्टार्ट किए हुए हैं पढ़ना, जिसमें कि नदी तंत्र भी फ़िलहाल स्टार्ट होने वाला है आपका। अगर आप लोग अभी तक मैप के माध्यम से वीडियो नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पढ़ लें, क्योंकि आज हम जितना पढ़ा दिए हैं उस पर सीरीज लाए हुए हैं। इस पे वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कराएंगे प्रायद्वीपीय पठार तक, और इसमें कुछ जनजातियों के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, सारे एग्ज़ाम्स के रेस्पेक्ट से इसे बनाया गया है। आप NTPC, रेलवे ग्रुप डी, DRDO, यूपी के किसी स्टेट PSC में अगर आप बैठ रहे हैं, लेखपाल में बैठेंगे, बिहार SI में बैठेंगे, यूपी SI आने वाला उसमें बैठेंगे, किसी भी एग्ज़ाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री माइंड से आप इस वीडियो को देखें और लास्ट तक बने रहें। और एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप ऑनलाइन शिक्षण का यह जो चैनल है, यह 2.0 है। यहाँ पे हिंदी टेस्ट सीरीज और बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी आपका जो फुल क्लास चल रहा है ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, वो आपका ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पे चला हुआ है। आप वहाँ पे सब्सक्राइब करके उसको प्लेलिस्ट में जाकर वो आप उस प्लेलिस्ट में आप लास्ट तक देख सकते हैं। अभी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हुए हैं, 15 से 16 वीडियो हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर देखिएगा इसमें क्या पहला पूछ रहा है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। देखिए, क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत के बारे में सही कथन है। क्या सही कथन है भैया, इसको देख लेते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताएं आप, देखिएगा कि यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल, कुल भाग का अगर पूरे पूरे वर्ल्ड का देखें दोस्तों, तो हमारा जो भारत है वो 2.4% भाग जो है वह अधिकृत किया हुआ है हमारा भारत। और इसका अगर देखा जाए हम लोग इसका मानक समय जो है दोस्तों, ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है हमारे 5 राज्यों से। आपको पता होना चाहिए, यूपी यूपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दोस्तों आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होके गुजरता है हमारा मानक समय रेखा, जो कि ऐसे बोलते हैं IMT। ठीक है, एक होता है GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और IMT मतलब कि इंडियन मेरिडियन टाइम। इंडियन मेरिडियन टाइम आपका 82 डिग्री 30 मिनट आपका GMT से पड़ जाता है। GMT जो कि 0 डिग्री देशांतर होता है दोस्तों, वो आपके ग्रीनविच, जो लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से सारे समय का निर्धारण होता है। आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही थे दोस्तों, दोनों ऑप्शन आप लगा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइएगा, भारतवर्ष जो है हमारा, भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों आपको पता है, आप सबसे बड़ा देश कनाडा है, कौन सा, रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है। इस तरह आपने ट्रिक भी पढ़ा होगा। रुक चीन, अब आ भारत, तो उससे आप बना सकते हैं। हम इसमें फुल डिस्कशन सब किसी के बारे में नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर फटाफट देखते हुए चलेंगे, है ना। अब देखिए भारत का तीसरा देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है तो बता देंगे 17.5% है। जनगणना 2011 के हिसाब से, अभी क्योंकि 2021 वाला जनगणना तो हुआ नहीं है, इसलिए 2011 वाले जनगणना से, सेंसस से हम लोग देखते हैं तो भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है। भारत पूरे भौगोलिक क्षेत्र अगर देखा जाए भारत का पूरे विश्व में, तो 2.4% है पूरे विश्व का। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि
भारतवर्ष भारतवर्ष में गांव की संख्या है, कितनी गांव की संख्या है तो बता देंगे, लगभग 6,40,930, 6,40,930 दोस्तों, इतनी गांव की जनसंख्या है सेंसस 2011 के हिसाब से। आप लोग इसको माइंड में सेट कर लेंगे बिल्कुल रोबोट की तरफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, पूरी फुल एक वीडियो आई है भौगोलिक दृष्टि पे। आप लोग जितना डिटेल से पढ़ना चाहते हैं उतना डिटेल से पढ़ाया गया है सारे एग्जाम्स के लिए। मीन्स समझ लीजिए आप यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आप देखें वहाँ पे आके, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, आप आकर देखें वहाँ पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अक्षांशीय विस्तार, भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक तो बता देंगे 8 डिग्री। देखिए भारत का अगर मैप हम लोग बनाते हैं ऐसे, मान लीजिए रफली ऐसे बना दिए हम, तो भारत का मैप अगर बना दिए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, उत्तर में अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब कि जो हमारा लास्ट शोर है भौगोलिक, जो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है हमारा भारत का, कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, अभी फ़िलहाल में तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बढ़ चुका है, तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक। और अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखा जाए तो पश्चिम यहाँ पे है, पूर्व यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 68, जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा भारत। हमारे भारत का भौगोलिक स्थिति आप लोग देख लिए, इसका आंसर आपका हो गया। और देखिए भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, 3 रेखा है आपका, कर्क रेखा, आपका भूमध्य रेखा, आपका मकर रेखा। तो यह वाला जो है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर बोला जाता है उसे। अब देखिए सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। अब देखिए जो हमारा अगर भारत बना दें दोस्तों, या भारत है हमारा, इंडिया है, तो जो सिक्किम यहाँ पे पड़ जाता है, सिक्किम से गुजरने वाली जो लाइन है दोस्तों अक्षांशीय रेखा, वो हमारे गुजरात से भी होकर गुजरती है। लेकिन अगर पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, वो गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर्स होकर गुजरती है, इसको ध्यान रखेंगे ना। अरुणाचल प्रदेश वाला याद रखेंगे, गुजरात के बिल्कुल निचले वाले, मतलब कि दक्षिणतम भाग से होकर गुजरती है। और जो आपका सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम से हमारा जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, वो गुजरात के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है ना, इसको याद रखेंगे। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो मानक समय का डिस्टेंस होता है वो 2 घंटे का होता है ना, 2 घंटे, 2 आवर्स का, ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत यहाँ नेक्स्ट सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है तो बता देंगे राजस्थान से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला था, जो आपकी लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात से हो गया आपका। लेकिन जो सिक्किम से होकर गुजरती है दोस्तों वो राजस्थान से। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, जो सिक्किम से होकर गुजरती है ना, वो राजस्थान से होकर जाती है, जो अक्षांशीय रेखा, इसको करेक्ट कर लेंगे। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है तो बता देंगे जैसलमेर। आपको पता होगा जैसलमेर, बाड़मेर आपका, और कह लीजिए कि जयपुर, यह सब राजस्थान के कुछ चुनिंदे ज़िले हैं, काफ़ी फेमस ज़िले हैं दोस्तों। तो जैसलमेर से गुजरता है आपका 70 डिग्री। अब एक चीज़ और बता दीजिए आप लोग यहीं पे, जो आपका दोस्तों कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस बनाती है, कितने किलोमीटर वो अपना भाग तय करती है राजस्थान से, बता देंगे 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर वह राजस्थान में अपना डिस्टेंस तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत एवं कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। अब देखिए भारत एवं कर्क रेखा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे नॉलेज लेंगे। अब देखिए कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन से आपको पता है, पहले गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान ऊपर आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड दोस्तों, झारखंड पड़ जाता है, झारखंड के बाद आपका यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, पश्चिम बंगाल, बताएं बताएं जल्दी बताएं, उड़ीसा के पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 2 कंट्री, दो स्टेट, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम त्रिपुरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 8, मतलब 8 राज्यों से होके आपका जो कर्क रेखा है दोस्तों गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या बोला गया है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, ये तो हो गया। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो बता देंगे आप गांधीनगर। इन सब में अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में जो कर्क रेखा के नज़दीकी वाला आपका शहर है वो गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम है तो बता देंगे कोलकाता कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम है इन चारों में से। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद भारत के लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा वही कर्क रेखा है, जो कि 23 एंड हाफ होता है दोस्तों, यह याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
झारखंड, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है, तो बता देंगे मणिपुर है। मणिपुर क्योंकि कर्क रेखा ऐसे जाती है, आपको पता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम, देखिएगा मैप में, आपका ये नॉर्थ ईस्ट है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, मान लीजिए रफली है, कोई इस पर कमेंट वगैरह नहीं करेगा कि सर मैप नहीं बना पाते हैं। तो मैप अगर देखना है आपको असलियत में क्या होता है, तो आप आइए, फिर बिल्कुल मैप वाला सिस्टम देखिए, उस पर बोर्ड पे आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका त्रिपुरा है दोस्तों, यहाँ पे मिजोरम है, फिर यहाँ पे मणिपुर आ जाता है। देखिए यम फॉर मिजोरम और यम फॉर मणिपुर, ये दोनों सटे हुए हैं। मणिपुर के बाद ऊपर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम है, जिसको जो कि 6 राज्यों से, वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हैं उससे बॉर्डर अपना शेयर करता है। और इधर आपका मेघालय पड़ जाता है असम के बिल्कुल नीचे। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मणिपुर हुआ, मणिपुर कैसे हो गया, कर्क रेखा गुजरेगा त्रिपुरा मिजोरम से, त्रिपुरा और मिजोरम नीचे हो गए और मणिपुर ऊपर हो गया। तो मणिपुर के किधर हुआ, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में ही तो हुआ, तो उत्तर हो जाएगा, मतलब कि नॉर्थ में हो गया। इसके बाद देखिए हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। अब बताएं आप, दिल्ली में होगा अधिकतम। बस इसका आंसर सटीक तुरंत लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मानक समय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अब देखिए जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवधि अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या होगी, तो 172 डिग्री कह लीजिए 730 मिनट। इसको हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप आएंगे। एक डिग्री वाला जो निकाला गया है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है दोस्तों, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट होता है तो 15 डिग्री बराबर, 15 डिग्री बराबर अगर बोलते हैं तो 15 चौके 60 मिनट हो जाता है। तो अक्षांशीय रेखा पर जो आपका देशांतर, ऐसे देशांतर रेखा होता है, एक देशांतर के बीच अगर हम मान लेते हैं 15 डिग्री का डिस्टेंस है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर हमको जाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। इस तरह आप निकाल सकते हैं कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। 15 डिग्री बाद 60 मिनट होता है। ये देशांतरी रेखा का हम आपको कैसे यूज करते हैं उसको बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और आंध्र प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू आपको पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसका सबसे, मतलब कि भारत का सबसे पूर्वी छोर जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, उसे वालांगू बोलते हैं। वालांगू किस समय में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, बता देंगे, ठीक है ना। देखिए कीबीथू और वालांगू, कीबीथू जो दोस्तों वो गुजरात में जो कि बॉर्डर शेयर करता है हमारा पाकिस्तान से, सबसे पश्चिमी छोर है कीबीथू, और जो हमारा सबसे पूर्वी छोर है दोस्तों उसको वालांगू बोलते हैं। कीबीथू पश्चिमी छोर और वालांगू हमारा सबसे पूर्वी छोर। इसी तरह हमारा होता है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट होता है दोस्तों वह यहाँ पे होता है जम्मू कश्मीर में, और इंदिरा कॉल नीचे होता है ना, सॉरी उल्टा बता दिए, इंदिरा कॉल ऊपर होता है जम्मू कश्मीर में, इंदिरा पॉइंट नीचे होता है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट होता है। कहाँ पड़ जाता है, लास्ट वाला दक्षिणतम पॉइंट हमारा बता देंगे आप कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ जाता है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए मानक समय, मानक समय में ही नेक्स्ट आपका है सत्य कथने हैं। सत्य कथन बताइए कौन सा है, तो इसमें इसमें दोनों सत्य होना चाहिए वैसे। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, ये भी सत्य है, दोनों सत्य है, इतना ध्यान लीजिए, इसमें जो दिया गया है बिल्कुल एक्यूरेट है। चेन्नई की तुलना में बेंगलोर की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है, दोनों याद कर लेंगे, दोनों आप याद कर लेंगे। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा, बड़ोदरा आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। वह पुणे, औरंगाबाद आपका कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, ठीक है। तो औरंगाबाद जो है, पुणे यहाँ पड़ा, फिर उसके बाद औरंगाबाद, फिर बड़ोदरा, तो बस बीच में हुआ ना, बीच में हुआ औरंगाबाद, बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसी में देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। चेन्नई यहाँ पे है और बेंगलुरु तो नीचे पड़ता है ना जी, कर्नाटक यहाँ पे आ गया। चेन्नई थोड़ा सा ऊपर, इधर तमिलनाडु है, इधर आपका कर्नाटक के नीचे केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो चेन्नई पड़ता है ऊपर पड़ता है, ऊपर उसकी अक्षांश ऊपर है, और जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में जो बेंगलुरु उसका कैपिटल है कर्नाटक का, उसका अक्षांश नीचे है, तो सही बात है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है, तो दक्षिणवर्ती हुआ ना, जिसका अक्षांश नीचे वह सब दक्षिणवर्ती हो गया, तो इस तरह आप बता सकते हैं। अब देखिए रीवा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर का निकटतम शहर है, तो रीवा बोल देंगे, ठीक है ना। इन जो आपको दिया हुआ है इसमें 4 शहर का नाम दिए हुए हैं, चारों में सबसे दक्षिणतम पूछा हुआ है, तो सॉरी सबसे निकटतम शहर पूछा हुआ है IST का, तो बता देंगे रीवा है, ठीक है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद में सबसे नज़दीकी कौन सा है मानक समय से, तो बता देंगे आप रीवा है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग, जो आपका कैपिटल है मेघालय का स्थानीय समय क्या होगा? तो बस इसको निकाल लेंगे आप। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। आप निकाल सकते हैं इसको। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसका फिर से इस पे आपको समझा देंगे हम, नहीं तो फिर आप पूरा फुल वीडियो देखें मैपिंग वाला दूसरे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर यदि भारतीय समय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, जो कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो बताएं कितना होगा? तो 14:30 बजेगा। 14:30 यानी कि 2:12 2 14 2:30 होगा। ये याद रखेंगे, या तो निकाल सकते हैं आप। 120 डिग्री देखिए, 120 डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 120 डिग्री है तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया। जब 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हुआ दोस्तों, तो 15 में कितना गुणा करेंगे? 120 हो जाएगा। 15 डिग्री बराबर 160 मिनट है ना। अब देखिए 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है, यहाँ पे 120 डिग्री का पूछ रहा है, तो बताएं 120 को डिवाइड करें। देखिए 120/15, 15 से डिवाइड करें। 15 96 15 7 105 15 बटे 120, 8 पे 40 को जीरो हाथ में है 4, 8 एक कम 8 4 12, मतलब कि 15 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप 60 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छक 72, 720 मिनट। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं दोस्तों। सही तो है ना? देखिए तो सही है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो हमारा कितना आया था? 120 डिग्री। 120 डिग्री बराबर कितना आ गया था? 15/120, 15/120, 60 गुणे 8 कर दिए थे। 60 गुणे 8 मतलब 8 छक 72, 720 मिनट। अब 720 मिनट आप निकाल सकते हैं, जो कि मानक समय यामोत्तर का मध्याह्न है, वह कितना पड़ेगा? तो आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, 14:30 आ जाएगा, है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो बता देंगे महाराष्ट्र नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र तो बिल्कुल हमारा पश्चिम में पड़ जाता है, और हमारा यामोत्तर समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए नीचे निकल जाती है भैया। ठीक है ना, इधर से निकल जाती है 5 राज्यों से होते हुए, लेकिन ऊपर तो महाराष्ट्र तो इधर बिल्कुल पड़ जाता है, इधर पड़ जाता है, इधर से कहाँ जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसके बाद देखिए, भारत मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, बता देंगे। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मानक समय IST GMT, देखिए वहाँ पे IMT नहीं था दोस्तों, IMT नहीं था, वहाँ पे GST था, सॉरी IST था, IST, ठीक है ना। IST याद रखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच के जो माध्य समय होता है, उसमें कितना अंतर होता है तो बता देंगे, 5.5 घंटे। ठीक है, याद रखेंगे, 5.5 घंटे का समय होता है अंतर का दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप, एक दोस्तों जगह है तीरप में, सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा। कांडला बंदरगाह है दोस्तों, गुजरात का जो ज्वारी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वहाँ 7 बजे, क्योंकि पता है आपको, जो अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ दोनों में जो अंतर है दोस्तों, वह कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, याद रखेंगे इसको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दूरस्थ बिंदु। अब देखेंगे आप, जैसे हम भारत का बना दें, भारत का मैप बना दें, यहाँ पे देखिए ऐसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने का इस पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए रफली बन गया भारत का मैप। अब देखिए इसमें इंदिरा पॉइंट की बात किया हुआ। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार में जो सबसे लास्ट होता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार होता है। ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट दक्षिणतम पॉइंट आपका क्या होता है? यहाँ पे ग्रेट निकोबार, यहाँ पे अंडमान ऊपर होता है, अंडमान के 4-5 आइलैंड होते हैं ऊपर होते हैं, और जो निकोबार होता है दोस्तों वो नीचे होता है। तो निकोबार में बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में ही स्थित होता है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कितने डिग्री अक्षांश पे होता है दक्षिणतम पॉइंट भारत का? तो बता देंगे 6 डिग्री 4 मिनट पर होता है ना, दक्षिणतम पॉइंट, याद रखेंगे दोस्तों। जो आपका दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार पर यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि मैकमोहन लाइन चीन के साथ सटता है। इधर गुजरात सबसे आपका पश्चिमी पॉइंट, जो कि यहाँ का किबिथु होता है, यहाँ पे वालांगू होता है। अरुणाचल प्रदेश चीन का बिल्कुल बॉर्डर होता है, जो वहाँ पे वालांगू मतलब कि सबसे पूर्वी हम लोग का जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो वालांगू होता है, वालांगू। और सबसे पश्चिमी पॉइंट जो होता है उसे कीबीथू बोलते हैं, कीबीथू, जो कि गुजरात और पाकिस्तान के मध्य है। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों भारत का सुदूर पश्चिम पॉइंट, बस वही गौर माता को ही किबिथु बोलते हैं दोस्तों। एक तरह देखिए तो वालांगू और किबिथु, जो गौर माता है दोस्तों उसे किबिथु भी बोलते हैं, याद रखेंगे। गौर माता को किबिथु भी बोलते हैं, किबिथु, दोनों नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किबिथु, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए सत्य कथन है, इसमें सत्य कथन आपको बताना है, अब देखकर बता देंगे सत्य कथन कौन सा। अब देखिए असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। जो असम है दोस्तों, असम बीच में जो है वो भूटान से तो लगा हुआ है और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, तो ये तो सत्य हो गया हमारा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, अब देखिए पश्चिम बंगाल हमारा भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों वो हमारा भूटान और नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है। एक मिनट आप देखिए तो उसे फटाक से थोड़ा सा मैप देखिए, मैप अगर आपने आसपास रखे हुए हैं तो मैप आप लोग देखें, थोड़ा सा बताएं तो हमको। जो पश्चिम बंगाल है वो आपका पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है, मतलब कि यह वाला भी ऑप्शन सही है दोस्तों। भूटान और नेपाल की सीमा से पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। बताइए पश्चिम बंगाल नेपाल की सीमा से लगता है क्या? नेपाल की सीमा से, अब बताएं लगता है क्या आपका पश्चिम बंगाल? तो बताएंगे एस, लगता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है तो बताएंगे मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। बताइए मिजोरम बांग्लादेश से के साथ साझा करता है? हाँ साझा करता है, तो बता देंगे आप। जो कि बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है दोस्तों, तो मिजोरम का बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे मिजोरम ऐसे है, तो यहाँ पे बांग्लादेश का यहाँ पे भारत का नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्री आ जाती है, तो यहाँ पे आपका म्यांमार और इधर से बांग्लादेश आ जाता है। तो बांग्लादेश से आपका जो बॉर्डर होता है, जैसे कि आपका बना दें हम ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश, ऐसे बांग्लादेश आ जाता है। तो बिल्कुल यह वाला पॉइंट जो है ना वो म्यांमार के साथ सटता है। तो मिजोरम बांग्लादेश से सटता है, मिजोरम बांग्लादेश से भी सटता है और म्यांमार से भी साझा होता है ना, याद रखेंगे मिजोरम वाला पॉइंट। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं दोस्तों, तो दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो आप ही बताएं। देखिए तो आपका मणिपुर का सीमा नहीं लगेगा, मणिपुर तो बिल्कुल आपका ईस्ट में है, तो कहाँ से लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश से लगे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिक्किम, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो मेघालय का नहीं मिलता है भूटान के साथ। मेघालय एक ऐसा राज्य है दोस्तों भारत का जो कि केवल असम के साथ, मतलब भारत के केवल एक राज्य के साथ भारत अपना यह बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय भारत के किसी एक राज्य से बॉर्डर शेयर करने वाला भारत का ही राज्य बताएं तो बताएंगे असम से बॉर्डर शेयर करने वाला मेघालय भारत के किसी एक राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, और यह किसी एक देश से भी बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम है बांग्लादेश। एक देश एक राज्य से बॉर्डर शेयर करने वाला मेघालय, याद रख लीजिए। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो बता देंगे अरुणाचल प्रदेश, सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। तो नेक्स्ट वाला देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरे भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, तो बता देंगे उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर सरक रहा है ना आपका स्थलपिंड जो है दोस्तों, उत्तर की ओर सरकता हुआ जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएं दोस्तों, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर, बीच में तैतीस सागर हुआ करता था। तैतीस सागर में गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से जब मलबे आके भर जाते हैं इसमें, तो यही आपका वलन पड़ गया। वलन पड़ने की वजह से आपका क्या, हिमालय पूरा उठ गया। हिमालय आज भी उसका उद्गार हो रहा है, उसमें वलन पड़ने की वजह से उसे बोला जाता है वलित पर्वत, है ना, और न्यू फोल्डेड माउंटेन भी बोला जाता है। भारत विभाजित है, भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, बताएंगे भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, बताएंगे तराई वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड के नीचे वाले क्षेत्र में वहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, उसे ही मैदानी भाग बोलते हैं, याद रखेंगे। यदि अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, बता देंगे देश की अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, और सिंधु गंगा जो मैदान है दोस्तों इतनी सुविशिष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होती, मतलब कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर आपका कह लीजिए कि पंजाब वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो खेती होते हैं दोस्तों वो खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है अगर वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी रहती नहीं। जैसा कि आपको पता है हमारे उत्तर भारत में अधिकतर खेती होती है, वहाँ के जो मैदानी भाग अधिकतर हैं तो वह किसी कारण से हैं, समझ लीजिए कि उसका मेन कारण आपका हिमालय है। हिमालय की वजह से साइबेरियन एरिया का हवा जो होते हैं, जो रूस वाला पार्ट होता है साइबेरियन वाला, वहाँ से हवा नहीं आ पाते ठंडी हवा,
आर्कटिक वाले क्षेत्र से। जब आर्कटिक वाले क्षेत्र से हिमालय की वजह से हवा नहीं आ पाते हैं तो अच्छी खासी खेती होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मैदानी वाले क्षेत्र में। अच्छी खासी खेती होने के कारण वहाँ से सबसे बड़ा उत्पादन हम लोग को होता है। जैसे आपको पता है आए दिन वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है दोस्तों, वहाँ पे हमारा खादर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ये सब उसी जगह है, खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। आपको पता होना चाहिए, जो नदियाँ बहा के लेके आती हैं बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ते हुए, है ना। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप पूरा डिटेल से आके पढ़ सकते हैं चैनल पर, ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल याद कर लें, यह तो ऑनलाइन शिक्षण 2.0 है। ठीक है, अब देखिए भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है, बताएं कौन सा सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। जो दक्कन पठार है दोस्तों, यह वाला प्रायद्वीपीय पठार पूछा जाता है। जो मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं दोस्तों, वह किस किस हिमालय के पार्ट हैं या फिर आपका प्रायद्वीपीय का, तो प्रायद्वीपीय आप लगाएंगे। इसी जगह राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जब गंगा इधर से आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है तो यह दोनों मिलकर जो होती है प्रायद्वीपीय, जो प्रायद्वीपीय भारत है, बता रहे हैं। एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा मैप। तो जैसे यह देखिए, यहाँ पे मेघालय हो गया, यहाँ पे आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यह काट देती है, यह वाला क्षेत्र काट देती है। इस वजह से मेघालय वाला पोर्शन अलग हो जाता है और नीचे वाला क्षेत्र अलग बच जाता है ना। इसको याद रखेंगे। ये जो आपका मेघालय वाला पोर्शन है, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती है ना। रेंगमा पहाड़ी हो गई, मेघालय के अंदर रेंगमा पहाड़ी हो गया, और आपका एक और पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों, 4-5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, तो बताएंगे भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो भूमि के उत्थान एवं निर्माण के कारण हुआ है। याद रखेंगे, भूमि का जो उत्थान हुआ है वह निर्गमन हुआ है, उसके कारण हुआ है। इसको याद रखेंगे, है ना। अब देखिए सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करें तो फटाफट। देखिए यहाँ पे सुमेलित है, आप लोग देख लें बस। दक्कन ट्रैप, क्रीटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन, और जलोढ़ निक्षेप भी आपका आ जाता है अत्यंत नूतन में। जलोढ़ निक्षेप जो कि जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं वो अत्यंत नूतन, जैसे कि आपको पता है ना, अत्यंत नूतन का मतलब नया, जो अधिकतर नया हो। ठीक है, दक्कन पठार आपको पता है क्रेटेशियस युग। ठीक है, पश्चिमी घाट का मतलब उत्तरी नूतन, उत्तर का सबसे नया भाग पश्चिमी घाटी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अरावली प्री कैम्ब्रियन, मतलब इसको बोला जाता है, अरावली को क्या बोला जाता है, ओल्डेड माउंटेन, पुरानी श्रृंखला, सबसे श्रृंखला। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर होता है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, याद रखेंगे, गुरु शिखर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भैया बताइए। तो यह बिल्कुल डिटेल में अच्छे से नॉलेज लिया गया है। आप लोग आइए देखिए चैनल पे, नहीं देखेंगे तो अपना घाटा करेंगे। चलिए, केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध बता देंगे। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखें इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब सारे दोस्तों। चलिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कथन के बारे में दिया गया है, कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन किसके कारक हैं, यह बताने हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला देखिए क्या है, कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, तो बोलेंगे हाँ सर, सतत वाहिनी हैं, सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी अफवाह वाले क्षेत्र में बिल्कुल मैप के माध्यम से पढ़ाया गया है, बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को, अपना घाटा आप लोग करेंगे अगर नहीं देखेंगे तो। नेक्स्ट कथन आर दे रहा है, कारण आर दे रहा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी सीमा मानसून से प्राप्त करता है, तो सही बात है। तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन जो आपका आर है वो ए का कारण नहीं दोस्तों, याद रखेंगे, सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, यह भी सही है भैया। हिमालय नदियां उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, तो पुष्टि तो करता है, क्योंकि हमें पता है जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी, इसे नाले के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर वर्षा होगी तो नदियां बहेंगी, नहीं तो नहीं बहेंगी। लेकिन जो हिमालय वाला पोर्शन होता है दोस्तों, वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं। ग्लेशियर की वजह से बारिश हो या ना हो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बारिश होती है तब भी ठीक है, अगर नहीं होती है तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, इसको सतत वाहिनी बना देते हैं, पानी दे देते हैं। गंगा हो गया, आपका सतलज हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सारी नदियाँ, काली, तिस्ता, ये सब सारी नदियाँ जो हैं दोस्तों, घाघरा, गंडक, ये सब सारी नदियाँ जो कि हमारी हिमालय के क्षेत्र से आती हैं, ये सब सतत वाहिनी हैं। चाहे बारिश हो चाहे ना हो, वहाँ से ग्लेशियर से पानी इनको मिलता रहता है। इस वजह से जो आपका कथन आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बताइए, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है।
समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है तो बता देंगे बृहत हिमालय श्रेणी। आपको पता है बृहत हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी, आपका शिवालिक हिमालय श्रेणी, जिसको पाद बोलते हैं, हिमालय का पाद, पैर जिसे बोलते हैं, वो शिवालिक हिमालय है। इस पे सबसे कम ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटियां जो 6000 के एवरेज में पाई जाती हैं वो बृहत हिमालय श्रेणी पाई जाती हैं। बृहत हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताएं कहाँ पर है, बता देंगे एवरेस्ट, जो कि आपका सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। उसकी लंबाई कितनी है तो बता देंगे 6648 मीटर है। दूसरे नंबर का कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि पूरी तरीके से भारत में स्थित है। ठीक है, पूरी तरीके से भारत में स्थित अगर पूछा जाता है सबसे ऊंची श्रेणी बताइए तो कंचनजंगा नाम लेंगे, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ी चोटी जो आपकी ट्रांस हिमालय पर स्थित है तो बता देंगे केटू गांडीवी नास्टीन। पूरी तरीके से अगर बोला जाए आपसे भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी बताइए तो केटू बताएंगे, जो कि आपका ट्रांस हिमालयी पार्ट में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाता है पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो बताएंगे कंचनजंगा। अगर पूछा जाता है हिमालय की सबसे बड़ी चोटी बताइए तो बताएंगे एवरेस्ट। तीनों तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, दिमाग में घुसा कर रख लें अपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है इसका, बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। फटाक से इसको नोट करें और अच्छे से दिमाग में इसको एंट्री दे दें, अपने प्रवेश दे दें भैया। अब देखिए नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है तो बता देंगे शिवालिक। अभी तो बताया आपको, पहला दूसरा तीसरा जो नीचे वाला है वही तो श्रेणी पादी है। पादी श्रेणी का मतलब पाद, पैर जिसे बोलते हैं भैया। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय के हिस्सा हैं, बात खत्म। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो बता देंगे सेनोजोइक प्लायोसिन युग में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है तो बता देंगे 850 से 1200 मीटर, जो कि सबसे हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पे जैविक खेती वगैरह भी होती है दोस्तों। आपको पता है सबसे पहली जैविक खेती करने वाला सिक्किम, या फिर अभी कह लीजिए पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला सिक्किम राज्य हो गया है हमारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है तो बताएंगे क्या है भैया इसका, गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमालय प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ भैया हिमालय है। उत्तर प्रदेश में अगर हिमालय होता तो आप खेती करते वहाँ पे, बताओ खेती करते नहीं करते। वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, इसे बोला जाता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान सबसे समझ लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छी फसल वगैरह भी होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा खेती उत्तर वाले ही क्षेत्र में हमारे होते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हिमालय के कारण वलित पर्वत यानी कि नवीनतम मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं तो बता देंगे गहरे खड्ड यानी यू आकार वाली घाटी जो नदी मार्ग होते हैं। समांतर पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के कारण उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता का जो होते हैं, प्रवणता से निर्माण होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमालय के तरुण वलित पर्वत बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखें इसमें क्या दिखाया गया है। यहाँ पे आपको जैसे कि दिया गया है क्या, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो बताइए, देखिए पहला वाला जो है दोस्तों इसे काराकोरम बोलते हैं। पहला वाला काराकोरम, देखिएगा यहाँ पे हम आपको हिंट करते हैं। जो आपका यह है दोस्तों इसे काराकोरम है। ठीक है, यह वाला लद्दाख वाला श्रेणी है। लद्दाख के बाद ये जास्कर है, सॉरी ये जास्कर, हाँ सही तो है। देखिए सबसे ऊपर अब ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है दोस्तों, ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले क्या आ जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये चारों आप याद रख लेंगे, बहुत अच्छी से दिमाग में एंट्री प्रवेश दे दें अपने इसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप माने भैया इसको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है बताएंगे, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिणतम से उत्तर की ओर सही क्रम है तो बताएंगे क्या है भैया सही, इसको बताएं। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय और याद करेंगे। पहले शिवालिक लघु हिमालय, ठीक है, फिर महान हिमालय, फिर उसके बाद आपका नीचे क्या जाता है आपका, देखिए यहाँ क्या पूछा हुआ है, दक्षिण उत्तर की ओर सही क्रम है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा है तो बता दें, पहले शिवालिक हो गया, फिर आपका लघु हिमालय हो गया, फिर महान हिमालय हो गया। इस तरह बता सकते हैं क्रम ना, बस सिंपल सा है। सबसे नवीनतम पर्वत शिवालिक बता देंगे, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक जो सबसे नीचे है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो गोंडवाना, बस सिंपल सा है। ऊपर जो है आपका नॉर्थ वाला वो अंगारा का लैंड का भाग है भैया। और इसे देखिए, एक पहली बात आप लोग एक चीज़ सुन लीजिए, जो हमारा दोस्तों दक्षिण वाला भाग है वो गोंडवाना है। गोंडवाना और ऊपर वाला भाग जो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, आपका तिब्बत वाला चीन वाला पार्ट है, उसे हम लोग पहले बोलते थे अंगारा लैंड। हमारा पहले पूरा जो विश्व है दोस्तों, पूरा एक संगठित
मतलब कर लीजिए एक ईंट के रूप में, जैसे आप बाल्टी में कोई पत्ते डाल दीजिए, बाल्टी के पानी में जो पत्ता है दोस्तों उसको मान लीजिए हम लोग का पेंजिया, पेंजिया, और जो पानी उसे पैंथालॉसा बोलते हैं। जो पानी है उसे पैंथालॉसा पर लोग, हमारे बहुत ज़्यादा विद्वान जो पहले के थे, साइंटिस्ट थे, वो लोगों ने बोला था कि जो पहले हमारी अर्थ जो थी वो ऐसे थी, मतलब कि अगर एक बाल्टी ले लें, बाल्टी में पानी भरा हुआ है पूरा, उसमें एक पत्ता गिरा दें तो पत्ता को पेंजिया बोले थे वो लोग, और जो पानी है दोस्तों उसके चारों तरफ उसे पैंथालॉसा बोलते थे। इस तरह धीरे धीरे विघटन होता गया, भूकंप हुआ, बहुत ज़्यादा जैविक क्षति हुई। इस तरह क्षति होते 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 क्या हो गया, सारी जो आपकी पेंजिया थी वो टूटने लगी। तो जब टूटा पेंजिया तो ऊपर का भाग और नीचे भाग टूटा। नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया और ऊपर वाला भाग आपका अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। इसी तरह बीच में उसके क्या पड़ गया, बहुत एक नदी बन गई, बहुत बड़ी नदी, उसी से हम लोग क्या बोला गया, तो उस नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेथिस सागर। ठीक है, उसमें बार बार मलबे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, हजारों सालों तक उसमें मलबे भरते गए, जिसमें कि बाद में आपका पता है कि हिमालय पर्वत जैसा एक श्रृंखला बना, एंडीज जैसे श्रृंखला बना, रॉकीज पर्वत बना। ठीक है, ये सब श्रृंखला बने जिसे हम लोग नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसको पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, बिल्कुल मैप के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पे तो बस क्वेश्चन कराया जा रहा है, बिल्कुल इसका समझ लीजिए एक तरह से समराइज करके यहाँ पे लाया गया है। अब देखिए, उच्चावच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताएं, तो यहाँ पे आप लोग देखें धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम बता देंगे आप। अब देखिए, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है, तो बता देंगे कौन सा है भैया, बता देंगे आप लोग, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। बस सिंपल सा है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो बताएंगे कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाक से लिखें इसे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, क्या होता है भैया, कम होता है। ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिमी में उसका मान जो है कम होता है, याद रखेंगे। पश्चिम में, जैसे पूरब है आपका, पूरब है, पश्चिम है, तो पश्चिम वाले इलाके में जो है इसका पूर्वी हिमालय का जो मान होता है वो कम होता है उसकी ऊंचाई का, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है। किन कारणों से भैया, तापमान में गिरावट के कारण से, वर्षा में बदलाव के कारण से, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। यह क्या काम करता है, हिमालय के पर्वत श्रृंखला जो होती है उसकी ऊंचाई में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब इसकी जो हिमालय का ऊंचाई होता है दोस्तों, वह इसी आधार पर परिवर्तन होता है। ठीक है, तापमान में गिरावट की वजह से, वर्षा में बदलाव की वजह से, मिट्टी का अनुपजाऊ के कारण। यहाँ पे जो हिमालय की वनस्पतियाँ होती हैं, इसी तीनों इफेक्ट से क्या होती हैं, परिवर्तन में मतलब परिवर्तन में आ जाती हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत, तो बता देंगे पटकाई बूम श्रेणी, जो हिमालय में सबसे पूर्वी छोर है, पटकाई बूम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नंगा पर्वत, जो कि आपका कहाँ पड़ जाता है, तो बताएंगे ट्रांस हिमालय पर पड़ता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है, पीओके वाले भाग में। ठीक है ना, चलिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियाँ से संलग्न नहीं है, तो बता देंगे त्रिपुरा भैया नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है, तो बता देंगे बृहत हिमालय वो पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अक्साई चीन का भाग क्या है, लद्दाख वाला पठार भैया। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, ठीक, बता देंगे वन बहुत ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो बता देंगे 8,850 भैया, कहीं कहीं लिखा रह जाए 8,848, तो इसको भी बता देंगे आप। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। उसमें हम आपको एवरेस्ट का लंबाई कितना बता दिए थे, 6,000 बता दिए थे क्या, नहीं 8,000 आप लिख लेंगे, 8,848 है ना, 8,848 याद रखेंगे, यही है, इसका याद रखेंगे इसको। चलिए, हिमालय पर्यायवाची है किसका भैया, मध्य हिमालय का पर्यायवाची हिमालय है, याद रखेंगे। अब देखिए, दक्षिणतम एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, इसको नेक्स्ट में कर लें कि अभी कर लेते हैं, बताएं आप जैसा। तो चलिए, यह वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन अभी कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पर्वत चोटियाँ करेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है ना, मैंने तो पर्वत चोटियाँ भी इसमें कर लेते हैं, घाटियाँ से हम लोग नेक्स्ट बना लेंगे वीडियो 5 में से। ठीक है ना, 4 तक इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ हैं, बताइए भैया तो कौन है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो अरावली बता देंगे। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं, तो बता देंगे राजस्थान में स्थित है भैया। सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है अरावली श्रेणी का, याद रखेंगे। अरावली श्रेणियों के अनुमानित आयु है, तो बता देंगे 570 मिलियन वर्ष है। ठीक है ना,
पर्वत का उदाहरण है तो बता देंगे अरावली पर्वत है रेजिड्यूल पर्वत का एग्जाम्पल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी, जो कि अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की बता देंगे दुद्धा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नीलगिरी जो आपका पर्वत श्रेणी दोस्तों वो पश्चिम तटी और पूर्वी तट को जोड़ती है। अगर पूछा जाता है आपसे कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है तो बता देंगे आप कौन सी है, बता देंगे आप इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है उसे, जो कि दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है ना, चलिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी हो गया दोस्तों, दूसरी आपका दोड्डा बेटा हो गया। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी है भैया, अनाईमुडी ही जानिए आप लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले या फिर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बोले तो बताएंगे अनाईमुडी भैया। देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, सतपुरा श्रेणी स्थित है। देखिए पहले आपका कौन सा आ जाता है, विंध्यन श्रेणी, फिर नर्मदा नदी, फिर आपका सतपुरा श्रेणी, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ताप्ती। ठीक है ना, याद रखेंगे जो आपका सतपुड़ा श्रेणी दोस्तों वह नर्मदा नदी और सतपुड़ा ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, और ऊपर विंध्यन श्रेणी। ये क्रम बहुतों बार पूछा गया है भैया, इसको याद रखें। ठीक है, ये दोनों नदियां जो नर्मदा और ताप्ती एक गार्ज बनाती हैं, गार्ज गार्ज गार्ज। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जावेदी पहाड़ी, देखिए नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अनामलाई पहाड़ियाँ। याद रखेंगे एक क्रम है दक्षिण भारत की ना। वैसे क्रम का बिल्कुल वीडियो आपको दिया गया है भैया, आप देखें प्रायद्वीपीय, आपको बार बार बोला जा रहा है ऑनलाइन शिक्षण ज्वाइन करें। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 यह है, ऑनलाइन शिक्षण पर आप आए, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN। अगर आपको PDF के लिए अगर क्विज करना है डेली तो ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल डालें। देखिए ऑनलाइन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको नोट कर लें, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल डाल लें, ऑफिशियल लास्ट में लिख लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज क्विज करते हैं, आप लोग भी आके क्विज करिए वहाँ पे। ठीक है, मजा आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी मिलते हैं तो अभी बताया हम आपको, नीलगिरी पहाड़ियाँ जोड़ देती हैं कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं भैया, इसको वही चीज़ है। दोनों देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अब देखिए नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है तो बता दें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है भैया। ठीक है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई में से दक्षिणतम पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1550 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम बताएं तो रमन सागर पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं पढ़े होंगे आप ऐसा क्वेश्चंस, अभी पढ़ें। ठीक है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है उसका नाम बताएं तो बता देंगे अजंता, जो कि महाराष्ट्र में पड़ जाता है। अजंता, और एक श्रेणी कौन सी है जो कि महाराष्ट्र में पड़ जाती है, आप तुरंत लिखेंगे उसका नाम। एक और श्रेणी है दोस्तों, पूरी की पूरी तरीके से महाराष्ट्र में ही पड़ती है, कहीं इधर उधर नहीं है, तुरंत उसका नाम लिखें। अभी आगे वैसे क्वेश्चन आ जाएगा वो वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाता है तो बता देंगे सह्याद्री कहलाता है भैया। सह्याद्री नर्मदा की घाटी से लेकर आपका नीचे जो आपका कन्याकुमारी है वह पश्चिमी तट पूरा है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में आप दर्शाएं भैया, दक्षिण क्रम में कर दीजिए, उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए सतमाला पर्वत श्रेणी, फिर पीर बरजाल, नागा पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ये सब दक्षिण से उत्तर की क्रम में है, याद रखेंगे इसको। ये सब बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, आप लोग देखें। अब देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं तो बता देंगे केरल एवं तमिलनाडु में स्थित हैं भैया कार्डमम की पहाड़ियाँ। अभी तो बताया हम आपको कि यहाँ पे बिल्कुल है स्थित, यहीं पे तो है कार्डमम की हिल्स, कार्डमम पहाड़ियाँ बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट भैया, कन्याकुमारी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है सेवाराय पहाड़ियाँ, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, बहुतों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद श्रेणी, देखिए यही आ गया हरिश्चंद, जो हरिश्चंद दोस्तों ये कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में ही पड़ जाता है आपका, याद रखेंगे। मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियाँ नहीं स्थित हैं, बाकी सब पूरी की पूरी तरीके से महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद श्रेणी, ठीक है, सतमाला श्रेणी, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में पूरी तरीके से स्थित है। मांडव जो है आपका पड़ जाता है गोवा में भी थोड़ा सा, ठीक है, कर्नाटक में भी थोड़ा हिस्सा इसका आ जाता है। अब देखिए सही सुमेलित कीजिए भैया। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, सुमेलित तो है, बस आप लोग देख लें। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत की हैं, ठीक है, बस हो गया इसका कहानी। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा श्रेणी की भाग हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग हैं, किसकी भाग हैं तो बता देंगे पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी पर्वत के भाग हैं, है ना। चलिए
नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें पर्वत चोटियाँ। पर्वत चोटियाँ पढ़ने के बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग घाटियाँ स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ बस रिवीजन चल रहा है आपका। देखिए, माउंट एवरेस्ट स्थित है तो नेपाल में स्थित है भैया। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, खटाक से आप बताएंगे, ठीक है ना। सबसे गहरा गर्त, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका यूपीएससी में पूछा गया था, सबसे गहरा गर्त बताइए, मतलब कि सबसे जमीन की सबसे गहराई से लेकर सबसे ऊंचाई वाले स्थान को अगर हम जोड़ दें तो पूरी जमीन की ऊंचाई कितनी मतलब पूरी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है 11,358 मीटर के आसपास में सबसे बड़ा गर्त, जो कि आपका मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, वो पैसिफिक सागर में है। इसको अगर प्लस कर देते हैं आपको 8,848 मीटर से, तो कितना हो जाता है, जोड़ लीजिए, यही हो गया पूरा सबसे गहराई से लेकर सबसे ऊंचाई तक का डिस्टेंस। ये पूछा गया था एक एग्जाम में यूपीएससी के, भैया लिख लो आप लोग इसे। चलिए नेक्स्ट, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट है, याद कर लें, ये तो बहुत सिंपल है। नेपाल में सागरमाथा कहते हैं भैया, ठीक है। चीन में भी इसे कुछ कहते हैं, चीन का अटपटा नाम होता है, इसे कुछ कहते होंगे, थाली उली आप गिराएं उसका नाम बता देगा खुद ही। चलिए देखिए नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बता देंगे बछेंद्री पाल दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी तो जुंको तबोई दोस्तों, जुंको तबोई, ठीक है, याद रखेंगे। 2 बार ये नेपाल के ही हैं, जुंको तबोई, याद रखेंगे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव, ये भी भारत की हैं दोस्तों। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव, पहली बछेंद्री पाल, याद रखेंगे। 2 बार चढ़ने वाली भी संतोष यादव, दूसरी महिला भी संतोष यादव, पहली महिला बछेंद्री पाल, ये दोनों लोग भारत की हैं, ठीक है। और जंको तबोई जो हैं यह हमारे मतलब कह लीजिए नेपाल की हैं। देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो केटू गार्डवन आस्टीन, जो कि आपका ट्रांस हिमालय में पीओके वाले भाग में पड़ जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है, नेपाल में सिक्किम में ज़्यादातर स्थित है, याद रखेंगे। भारत की सर्वोच्च चोटी दोस्तों, याद रखेंगे, कहाँ पर है, बता देंगे आपका, कहाँ पर है, कहाँ पर है, सिक्किम में, याद रखेंगे। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है, नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय की भाग है दोस्तों। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान के अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अरावली की सबसे उच्चतम चोटी, गुरु शिखर बता देंगे। इसके बाद हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर आप उसे क्या करें, अरेंज करें, तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये सब बहुत ज़्यादा है और हैं, आप लोग उसको देखें आके, बिल्कुल वीडियो में आपको बिल्कुल मैप वाले सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया गया। ज्वाइन करें ऑनलाइन शिक्षण मेन चैनल, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट, गोसाई थान कॉमेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो बता देंगे गोसाई थान नहीं भैया, यह भारत में है ही नहीं, ठीक है। सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित है तो बस सब सही सुमेलित हैं। माउंट आबू, देखिए माउंट आबू में ही स्थित है आपका गुरु शिखर, याद रखेंगे। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू में ही स्थित है राजस्थान के, याद रखेंगे। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियाँ में स्थित हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और उटमंडक जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उटमंडक, यहाँ पे ऊँटों के आकार, इसका नाम पड़ा है उटमंडक, क्यों, तो बताएंगे नीलगिरी में बिल्कुल ऊँटों के आकार की संरचना बनी हुई है, मतलब ऐसे ये ऊँटों के आकार के कुबड़ टाइप पे बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम उटमंडक पड़ा है। अब देखिए शिमला धौलाधर श्रेणी का हिस्सा है शिमला, आपको पता है शिमला किसका कैपिटल है, भैया बता दीजिए शिमला किसका कैपिटल है, तुरंत बताएं आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए घाटियाँ, और घाटियों से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार तक दर्रे वर्रे सब नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे, है ना, नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग रिवीजन करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद है। दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन शिक्षण मेन चैनल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब कुछ कराया जा रहा है, आप लोग तुरंत करें उसे सब्सक्राइब। चलिए तो हम आपके लिए आज के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई